अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का आगाज़ करेंगे, नया कोर्स स्टडी करेंगे और सबसे पहले जो है हम बॉटनी का देखेंगे। तो बॉटनी में सबसे पहले जो चैप्टर हमें फेस करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा वो है प्लांट सिस्टमेटिक्स। तो प्लांट सिस्टमेटिक्स पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि सिस्टमेटिक्स या टेक्सोनोमी जो कि जिसके बारे में हमने मतलब पढ़ना है इस चैप्टर में, वो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, उसे हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग दैम इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी। जानदारों की, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार से क्या, हम बॉटनी स्टडी कर रहे हैं तो जानदारों से मुराद यहाँ पे प्लांट्स ही होंगे, क्योंकि बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो जानदारों की मतलब कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी, उनकी इकसाम को, ठीक है, स्टडी करना कि उनकी कितनी डाइवर्सिटी है, उनकी काइंड्स को कि मतलब वो किस किस टाइप की हैं, उनकी काइंड्स को स्टडी करना और उनका जो आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना, इसे हम सिस्टमेटिक्स कहेंगे या फिर टेक्सोनोमी कहेंगे। जो सिस्टमेटिक्स की स्टडी है वो जानदारों के दरमियान ऑर्डर या फिर रिलेशनशिप बताएगी, ठीक है। मतलब वो ये बताएगी कि इसका एंसेस्टर ये था, ठीक है, या फिर मतलब इन दो प्लांट्स के एंसेस्टर ये सेम हो सकते हैं क्योंकि इनमें एफिनिटीज़ हैं, इनकी सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। और एक ऑर्डर बताएगी कि पहले ये प्लांट्स आए, फिर इनसे ये आए, फिर इनसे ये आए। तो इस तरह से ये ऑर्डर हमें सिस्टमेटिक्स बताएगा और रिलेशनशिप बताएगा। और जो ऑर्डर और रिलेशनशिप है वो हमेशा एवोल्यूशनरी प्रोसेस से अराइज होता है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस का क्या मतलब है कि उन सब का जो ऑर्डर और रिलेशनशिप है वो हमेशा एवोल्यूशनरी प्रोसेस से आता है, ठीक है। और जो ये हम सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी को स्टडी करते हैं, ये हमें नई स्पीशीज़, अब देखिए नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, नई नई स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही हैं, तो वो सारी इसी सब्जेक्ट में स्टडी की जा रही हैं। तो ये हमें नई स्पीशी के बारे में बताएगा। और इसके अलावा इसमें हम क्या देखेंगे कि ये इसमें हम एनिमल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, एक तरतीब से रखेंगे ग्रुप्स में जिन्हें हम टेक्सा कहते हैं। और इस ग्रुपिंग की बुनियाद किस बेस पर की गई है? एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस के बेस पर, ठीक है। रिलेटेडनेस मतलब अब जो हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे ना, तो उसमें हम डिफरेंसेस को नहीं देखेंगे, ज़्यादा हम सिमिलरिटीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि वो आपस में कितने रिलेटेड है। क्योंकि फिर इस चीज़ का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप एक चीज़ को स्टडी कर लेते हैं ना, ठीक है, तो उस ग्रुप में जो बाकी उसके मेंबर्स पड़े होते हैं, आप उससे उसकी सिमिलरिटीज़ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका पता भी लगा सकते हैं। तो हमने इसमें ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस को, डिस्टिंक्शंस को, डिफरेंसेस को नहीं देखना, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमने आपस में उनकी रिलेटेडनेस देखनी है, उनकी अफिनिटीज़ देखनी है, ठीक है, इस सब को स्टडी करना है। कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैसे मोस्टली जो है टेक्सोनोमी या सिस्टमेटिक्स को एक ही चीज़ कहा जाता है, लेकिन बहुत से बायोलॉजिस्ट इनके दरमियान डिफरेंस भी डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो इस सारे में हमने क्या देखा कि काइंड्स और डाइवर्सिटी को स्टडी करना, जानदारों की और उनके आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना, इस चीज़ को हम सिस्टमेटिक्स या टेक्सोनोमी कहेंगे। और सिस्टमेटिक्स जो है ये हमें ऑर्डर और रिलेशनशिप का बताएगा जो कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस से आता है। इसके अलावा इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे सिमिलरिटीज़ की बेस पे, और वो जो ग्रुप्स होंगे ना सिमिलरिटीज़ की बेस पे जो हम बनाएंगे उन्हें हम टेक्सा कहेंगे। और इसके अलावा हम नई स्पीशी के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। और कुछ वैसे मतलब मोस्टली कहा जाता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी, लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो कहते हैं कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। फिर उन बॉटनिस्ट के व्यू में तो टेक्सोनोमी की उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई कि जो ओरिजिनल स्पीशी को डिस्क्राइब करना होता है कि वो असल में स्पीशी कैसी है, उसे हम टेक्सोनोमी कहेंगे, ठीक है। और जो स्पीशी को हम एवोल्यूशनरी ग्रुप्स के अंदर रख देते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब जब सिर्फ हम एवोल्यूशन को जब सिर्फ हम उसकी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन को स्पीशी की देखें, उसके रिलेशन बाकी वैरायटीज़ के साथ उसके रिलेशन ना देखें, ठीक है, बस उसी स्पीशी को जस्ट ओरिजिनली डिस्क्राइब करें तो वो टेक्सोनोमी होगी। लेकिन अगर हम साथ उसके मतलब कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी करते हैं तो वो सिस्टमेटिक्स होगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि टेक्सोनोमी या सिस्टमेटिक्स, इनकी बुनियाद दो एस्पेक्ट पे रखी गई है, एक मॉर्फोलॉजी की बेस पे, ठीक है, और दूसरा एवोल्यूशन की बेस पे। मॉर्फोलॉजी दो चीज़ें होती हैं, एक मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, और एक मॉर्फोलॉजी होती है और दूसरा जो है फिजियोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी में हम कहते हैं कि वो चीज़ दिखती कैसे है, ठीक है, मतलब उसकी अपीयरेंस कैसे है। और जो हमारे पास होती है फिजियोलॉजी,
उसमें हम फंक्शंस का बताते हैं, ठीक है। जिस तरह ह्यूमंस की फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में हम फिर इसका, और एवोल्यूशन में हम क्या स्टडी करेंगे कि इसका इंसिस्टर कैसे था, ये प्लांट की वैरायटी किस तरह दूसरी वैरायटी से रिलेटेड है। तो पहले मॉर्फोलॉजी का हम देखते हैं। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कारोलस लीनियस ने दिया, और ये जो मॉडर्न सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, जो कि कारोलस लीनियस ने दिया, वो अभी तक इस्तेमाल होता है। कारोलस लीनियस कहता था कि मुख्तलिफ स्पीशी को आप सेम कैटेगरीज में रख सकते हैं, मतलब कि सेम ग्रुप में रख सकते हैं। किस चीज़ की बेस पर? सिमिलैरिटीज़ की बेस पर उनके दरमियान। अब फिर जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसमें सिमिलर मतलब कि एक जैसी खसूसियात हों, तो ऐसा ग्रुप जिसमें एक जैसी खसूसियात हो वो टैक्सन बनाएगा, ठीक है। उस ग्रुप को टैक्सन कहेंगे। कारोलस लीनियस जो है उसने 5 टैक्सा बताए। मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो 8 टैक्सा यूज़ करती हैं, और उसमें मतलब अर्लियर 5 हैं लीनियस वाले, और 3 उन्होंने खुद से ऐड कर लिए मॉडर्न बॉटनिस्ट ने। तो ये कौन से, और ये जो टैक्सा हैं ये अरेंज्ड हैं हिरार्चिकली मतलब कि एक तरतीब से, ठीक है। मतलब जो नीचे वाला होगा ना, ठीक है, वो मिलकर ऊपर वाला जो है ग्रुप बना रहा होगा, ठीक है। और ये फिर टैक्सा कौन से हैं? इनमें आ जाता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ठीक है। अब हिरार्चिकली हम देखेंगे कैसे होंगे, मतलब स्पीशी मिलके जीनस बनाएंगे, जीनस मिलके फैमिली बनाएगी, फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर मिलके क्लास बनाएगी, क्लासेस मिलके फाइलम, और फाइलम बहुत सारे मिलकर किंगडम बना देंगे, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ना वो मतलब फाइलम को ना हम डिवीजन भी कहते हैं। जब मतलब कुछ ऐसे किंगडम्स हैं जिसके लिए हम फाइलम की बजाय डिवीजन का वर्ड यूज़ करेंगे, और इसके अलावा कभी कभी सुपर फाइलम भी होते हैं। फिर जो सुपर फाइलम होगा वो फर्दर स्मॉल फाइलम्स पे मुश्तमिल होता है, और सब किंगडम्स भी इसी तरह होती हैं, मतलब उसमें एक किंगडम फिर बाकी छोटे छोटे किंगडम्स पर मुश्तमिल होता है। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कारोलस लीनियस ने दिया है। ये सिस्टम जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है कारोलस लीनियस ने दिया है, ये हम अभी तक इस्तेमाल करते हैं। और कारोलस लीनियस ने कहा कि मुख्तलिफ स्पीशी को आप सेम ग्रुप में सिमिलरिटीज़ की बेस पे रख सकते हैं। फिर ऐसा ग्रुप पौधों का जिनकी आपस में सिमिलरिटीज़ हों वो जो है टैक्सन बनाएगा, और ठीक है, तो वो जो है हमारे पास टैक्सन बना देगा। जो कारोलस लीनियस है उसने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो 8 जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट हैं हमारे पास वो 8 कैटेगरीज़ को यूज़ करते हैं, और इसमें पहले वाली 5 भी लीनियस वाली आ जाती हैं। और ये किस तरह से अरेंज हैं? ये हिरार्चिकली जो है अरेंज हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशन। ये भी बेस है सिस्टमेटिक्स या टैक्सोनॉमी की। तो एवोल्यूशन हमारे पास क्या है? कारोलस लीनियस जो था उसने एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक रिलीजियस पर्सन था। क्योंकि अब एवोल्यूशन तो ये कहती है कि इंसान बंदर से बना है, लेकिन हमारा जो मज़हब है इस्लाम वो नहीं इस तरह से मतलब नहीं कहता। बाज़ू का साइंस, एवोल्यूशनरी साइंस जो है वो बिल्कुल रिलीजन के अगेंस्ट चली जाती है। तो कारोलस लीनियस ने एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसकी जो ग्रुपिंग्स हैं ना जो उसने की वो एवोल्यूशन को ज़ाहिर ज़रूर करती हैं। अब 2 एनिमल्स के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो सिमिलैरिटीज़ किस वजह से हैं? उनकी जेनेटिक बेसिस की वजह से हैं, ठीक है। मतलब उनके जीन्स का सीक्वेंस एक जैसा है, तभी मॉर्फोलॉजिकली भी जो हैं वो सिमिलर हैं। और इसके अलावा ये हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताता है। बस हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रुपिंग उनके सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे की गई है। जो मेंबर्स हैं सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप के, ये तो ऑब्वियस सी बात अब एक दूसरे से ज़्यादा मिलते होंगे उन टैक्सा की निस्बत, उन ग्रुप्स की निस्बत जो कि उनसे डिफरेंट है, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि जो कारोलस लीनियस ने एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सी ग्रुपिंग्स एवोल्यूशन को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। और उसने जो है मतलब कि उसने कहा कि जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिल उसने कहा कि मतलब 2 एनिमल्स अगर मॉर्फोलॉजिकली मिलते जुलते हैं ना तो उनकी जेनेटिक बेसिस भी एक जैसी होंगी। इसे पता चलता है कि उनकी जो है कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मतलब उनका एक ही एंसेस्टर से वो आए हैं सब।
और फिर हम कह सकते हैं कि एक जो मतलब एक ही ग्रुप वाले होंगे ऑर्गेनिजम्स, वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली ज़्यादा मिलते हैं डिफरेंट टेक्सा वाले की निस्बत। बस ग्रुपिंग जो है इन ऑर्गेनिजम्स की मतलब प्लांट्स की गई है उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये एस्टिमेट किया गया है, मैं जूम करके दिखाती हूँ, कि 3,90,000 से भी मतलब कि ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशी पाई जाती हैं। ये एक बड़ी तादाद है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सिस्टमेटिक्स पूरी दुनिया की नई स्पीशी को डिस्कवर करने पर काम कर रही है। अब ये जो इतनी बड़ी तादाद है, इसे एक फ्रेमवर्क की, एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो कि मतलब इसे सही तरतीब से रख सके। प्लांट सिस्टमेटिक्स जो है वो हमें मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब तरतीब बताती है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को अरेंज करने की। ये एक फॉरम है, हम कहते हैं, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें नॉलेज देता है और एक सिस्टम देता है स्पीशी को बयान करने के लिए, उन्हें नाम देने के लिए और उनकी तरतीब बताने के लिए। ठीक है, तो इस सारे में हमने क्या देखा कि पौधों की बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि डाइवर्सिटी है। 3,90,000 से भी ज़्यादा जो है हमारे पास स्पीशी पाई जाती है और ये तादाद भी मतलब बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन नई स्पीशी डिस्कवर हो रही है। तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी, जिसकी कमी को फिर किसने पूरा कर दिया? सिस्टमेटिक्स ने पूरा कर दिया। सिस्टमेटिक्स हमें सारा बताता है कि किस तरह से आपने नाम देना है, अरेंज करना है और उन्हें डिस्क्राइब करना है। जो एम्स और ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद क्या है नेचुरल क्लासिफिकेशन का, वो ये है मतलब कुदरती तौर पे जो हम मतलब क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स की डाइवर्सिटी को, तो उसका मकसद क्या है? प्लांट की स्पीशी को नाम देना, उन्हें बयान करना, ठीक है, और उन्हें अरेंज करना। ये अरेंजमेंट जो है, अच्छा, ये फिर जब हम तरतीब देते हैं ना, तो ये ना आपस में इनके रिलेशनशिप को जाहिर करती है और ये जो रिलेशनशिप है इसे हम अफिनिटीज़। अच्छा, ये रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि उनका एंसेस्टर एक है, उनकी आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है जिससे एक टेक्सन में मतलब कि एक ग्रुप में ऐसे ही प्लांट की वैरायटीज़ आ गई हैं जिनकी आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस किस्म के रिलेशनशिप को, इन सिमिलरिटीज़ को हम एफिनिटीज़ कहेंगे। जो एम है सिस्टमेटिक्स का वो एफिनिटीज़ पैदा करना है प्लांट्स के दरमियान ताकि आसानी से उनकी क्लासिफिकेशन हो सके। पौधों का कंपैरिजन जब हम लेकिन करते हैं ना, तो उसमें उनकी रिजेम्बलेंसेस यानी कि सिमिलरिटीज़ भी सामने आती हैं, डिफरेंसेस भी आती हैं काफ़ी हद तक। लेकिन ये बात ऑब्वियस है, ये क्लियर है कि जिनकी आपस में सिमिलरिटीज़ होंगी ना, वो ज़रूर एक ही मतलब कि एंसेस्टर से आई होंगी, उनका एक ही माखज़ होगा, एक ही ओरिजिन होगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है पौधों को नाम देना। ठीक है, उन्हें तरतीब में रखना और उन्हें तरतीब में हम सिमिलरिटीज़ की बेस पे रखते हैं जिन्हें हम अफिनिटीज़ कहते हैं। ठीक है, और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंसेस भी आएंगे, उनकी डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशंस और रिजेम्बलेंसेस या सिमिलरिटीज़ भी आएंगी। ठीक है, तो और जिनमें सिमिलरिटीज़ होंगी तो उनके लिए ये बात ऑब्वियस है कि उनका एक ही ओरिजिन है। मिसाल के तौर पर एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना, उनका हम कहते हैं कि उनके ओव्यूल को ओवरी ने कवर किया हुआ है। ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि मतलब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं उनका, यानी कि मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल का ही दूसरा नाम है, वो ओवरी से कवर होते हैं। ठीक है, अब ओवरी उनकी मतलब राइप होगी, ठीक है, मतलब वो पकेगी और वो फ्रूट बना देगी। अब अब एक तो ये कॉमन करेक्टरिस्टिक है जो कि आपको हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलेगी, और दूसरा ये मिलेगी कि इनका जो जाइलम होता है ना, ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दो तरह के वास्कुलर बंडल्स होती हैं, जाइलम और फ्लोइम। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है या फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, और जो फ्लोइम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो सारे एंजियोस्पर्म में वेसल्स होंगी उनके जाइलम के अंदर। अब ये इन सब का फ्लावर्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, इनके ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंशियम का ओवरी से कवर होना, फिर उसका पक के फ्रूट बनाना। ठीक है, और इनके जाइलम के अंदर वेसल्स का होना, वेसल्स मतलब जिस तरह लंबी लंबी नालियाँ यानी कि ट्यूब्स नहीं होती, उस तरह के स्ट्रक्चर्स का होना, ये सारा कुछ जाहिर करता है कि सारे एंजियोस्पर्म का एक ही एंसेस्टर है। अच्छा, अब वैसे तो कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म नेक्ड होते हैं, उनके ओव्यूल ओवरी से कवर्ड नहीं होते, वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन एंजियोस्पर्म के ओव्यूल्स मतलब कि सीड कवर्ड होते हैं और वो फ्लावर प्रोड्यूस करती हैं। ये तो डिफरेंस है, लेकिन अगर देखा जाए सीड तो दोनों प्रोड्यूस कर रही हैं ना। ठीक है, तो ये वाली सिमिलैरिटी इनकी जाहिर करती है कि, और इसके अलावा एक तो ये सीड प्रोड्यूस कर रही हैं और दूसरा इनका जो तना होता है मतलब कि स्टेम, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो इनके स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होना, ठीक है, और दोनों का सीड प्रोड्यूस करना,
ये इनके दरमियान जो है एफिनिटीज़ को जाहिर कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ है? एक तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है स्टेम का एक जैसा है, और दोनों जो हैं ये सीड प्रोड्यूसिंग है। ठीक है, ये अलग बात है कि एक की सीड कवर्ड होती हैं, एक की अनकवर्ड होती हैं, तो ये इनके दरमियान इन्फिनिटीज़ को मतलब कि रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। ये सिमिलैरिटीज़ अराइज हुई हैं एक ही एंसेस्टर की वजह से इनके, ये बॉटनी कहती है। अच्छा, अब इसलिए एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को अरेंज किया गया एक दूसरे के बहुत क्लोज, और इसके अलावा ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टेरिडियोफाइट के साथ भी शो करती हैं। अच्छा, अब ये जो तीनों है ना, टेरिडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें वास्कुलर टिश्यूज़ हैं तीनों में, और इनमें अब जनरेशन्स दो तरह की होती हैं, गेमिटोफाइट, एक स्पोरोफाइट, और इनमें इन तीनों में एक तो स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है और दूसरा इन दोनों में वास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, बस ये तीन ग्रुप्स जो हैं फिर एक बड़े टेक्सोनोमिक ग्रुप में रखे गए इनकी, ये इन दो सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, इनमें वास्कुलर टिश्यूज़ का होना और इनके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन का डोमिनेंट होना। ठीक है, तो इस तरह से एफिनिटीज़ मुख्तलिफ प्लांट्स के ग्रुप्स के दरमियान पैदा होती हैं। ठीक है, और इनकी सिमिलैरिटीज़ यानी कि एफिनिटीज़ की बेस पे हम हिरार्चिकली एक ख़ास तरतीब से अरेंज करते हैं। अब कुछ मकासद सिस्टमेटिक्स के हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे फ्लोरा कहते हैं फ्लावर को, मतलब कि इंटरनेशनल फ्लोरा फ्लावर यानी कि प्लांट। अच्छा, हम ना दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक फ़ाना और फ्लोरा। फ़ाना यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, फ्लोरा यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करना और सर्वे मतलब जायज़ा लेना फ्लोरा का, प्लांट्स का, और स्टैंडर्ड मेथड बताना नए स्पीशी को बयान करने के लिए और उन्हें स्टडी करने के लिए, स्टैंडर्ड मेथड जो कि सही भी हों, और इसके अलावा एक वेल कनेक्टेड इंफॉर्मेशन पैदा करना जो कि कोई सिस्टम दे रही हो सिस्टमेटिक्स के दरमियान, मतलब सिस्टमेटिक्स में वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रही हो, ऐसी इंफॉर्मेशन आप दें। ठीक है, मतलब जिस सिस्टम से वो एक तरतीब में आ जाए, और इसके अलावा पौधों की क्लासिफिकेशन के लिए रूल्स देना और सिस्टम देना जो कि हम ऊपर भी देख चुके हैं, और इसके अलावा एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स बताना पौधों की डाइवर्सिटी के दरमियान, मतलब कि उनका आपस में रिलेशनशिप बताना, और साइंटिफिक नेमिंग का सिस्टम देना मुख्तलिफ पौधों को, और उनके टेक्सोनोमिक ग्रुप बनाना, मतलब सिमिलैरिटीज़ की बेस पे उनके ग्रुप्स बनाते जाना। उसके बाद हम प्लांट सिस्टमेटिक्स की इम्पोर्टेंस देखते हैं। प्लांट सिस्टमेटिक्स की बॉटनी की स्टडी के लिए बहुत अहमियत है, और इसके अलावा ये जुड़ी हुई है बॉटनी की हर ब्रांच से। ठीक है, प्लांट सिस्टमेटिक्स जो है ये एक मजबूत बुनियाद है मुख्तलिफ प्लांट के एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए। पौधों की फिजियोलॉजी मतलब उसके डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन देखना, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में उन इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशन देखना, मॉर्फोलॉजी उनकी अपीयरेंस देखना, एम्ब्रियोलॉजी उनके एम्ब्रियो के बारे में, उनकी मतलब जो बर्थ होती है उसके इनिशियल स्टेजेस के बारे में स्टडी करना, और उनकी जेनेटिक्स मतलब उनका जीनोमिक सीक्वेंस देखना, और इसके अलावा जो है इसमें होता है और जो है हाँ, तो इस सारे में हम क्या देखते हैं कि प्लांट सिस्टमेटिक्स की बॉटनी के लिए बहुत अहमियत है। ये बॉटनी की तकरीबन हर फील्ड में प्लांट सिस्टमेटिक्स स्टडी की जाती है, और ये सॉलिड फाउंडेशन है जिससे प्लांट के डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे कि उनकी फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं हम। प्लांट सिस्टमेटिक्स जो है इसकी बायोलॉजी के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो नीचे बताई गई है। ये मुख्तलिफ स्पीशी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंट स्पीशी को डिस्क्राइब करने के लिए जो नई स्पीशी आती हैं और डिफरेंट होती हैं पहले वाली से, उसे डिस्क्राइब करने के लिए प्लांट सिस्टमेटिक्स यूज़ करेंगे। हर न्यू स्पीशी को जो हम बयान करते हैं, ठीक है, उसका जो रिकॉर्ड है वो प्रिजर्व यानी कि महफूज है, और ये प्लांट सिस्टमेटिक्स को फिर हम कंपैरिजन के लिए जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मुख्तलिफ स्पीशी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा, और हर न्यू डिफरेंट स्पीशी का जो रिकॉर्ड है वो महफूज है हमारे पास, और ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होगा कि किस तरह ये पहले वाली से डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लांट सिस्टमेटिक्स जो है ये मुख्तलिफ पौधों को नाम देने के लिए भी इस्तेमाल होती है। एक पहले हमने क्या पढ़ा कि नई स्पीशी को डिस्क्राइब करने के लिए, और अब नाम देने के लिए ये नोमेनक्लेचर कहते हैं नाम देने का मेथड, उसके लिए रूल्स बताएगी। और ये जो फिर नोमेनक्लेचर होता है ना, ये मुख्तलिफ बॉटनिस्ट के दरमियान, अब जो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के बॉटनिस्ट होते हैं उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, और उनके अपने मतलब उन्होंने चीज़ों के नाम रखे हुए होते हैं, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर कर देता है। अब जो साइंटिफिक नेम होगा ना किसी चीज़ का, वो दुनिया में हर जगह मतलब उस चीज़ का वही यूज़ हो रहा होगा, जिस तरह इंसानों का होमो सैपियंस, ठीक है,
तो हर जगह इंसानों का साइंटिफिक नेम यही यूज़ होगा अपनी नेटिव लैंग्वेज में, मतलब अपनी मकामी ज़बान में वो लोग जो भी कहते हों। तो इससे कन्फ्यूजन बॉटनिस्ट के दरमियान ख़त्म हो जाती है। और जो नॉलेज है प्लांट्स का, वो अब इस तरह से पौधों का नॉलेज जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बॉटनिस्ट के दरमियान शेयर हो सकता है, ठीक है, और लैंग्वेज और कल्चर का ना मसला पैदा नहीं होता। और प्लांट सिस्टमेटिक्स और क्या करते हैं, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताती है, मुख्तलिफ़ पौधों के ग्रुप के बारे में, जिस तरह अभी हमने पीछे देख कर आए हैं कि किस तरह से एंजियोस्पर्म्स आपस में रिलेटेड है, फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म कैसे मिलते हैं, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडियोफाइट कैसे आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड, अब देखो ये एक एवोल्यूशन ही थी जिसने इन तीनों ग्रुपों को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बारे में बताएगा। और इसके अलावा ये हमें कंपैरिजन के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ का कंपैरिजन? मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के दरमियान। और इसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करता है कंपैरिजन के लिए मुख्तलिफ प्लांट की, और किस तरह से जो है पौधों का मतलब, पौधों के मतलब वेजिटेटिव या फिर रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव कहते हैं जिन्हें हम एज वेजिटेबल यूज़ करें, और रिप्रोडक्शन मतलब जिन पार्ट से नया पौधा बन सके, और किस तरह से मतलब वो आपस में डिफरेंट हैं। तो प्लांट सिस्टमेटिक हमें कंपैरिजन की बेसिस भी बताएगा उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट में कि किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। वो एवोल्यूशन यानी कि उनकी आपस में सिमिलरिटीज़ बताएगा एक तरफ, तो फिर कंपैरिजन का भी बताएगा। और इसके अलावा ये जो है हमें जियोलॉजिकल चेंजेस के पैटर्न के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। जियोलॉजिकल चेंजेस का क्या मतलब है, जियोग्राफी का क्या मतलब होता है, महल वकूँ की वो चीज़ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और फिर मतलब वहाँ के मौसम में, ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ों में कैसे तब्दीलियाँ आती हैं, उसका पैटर्न भी हमें सिस्टमेटिक्स बताता है। और इसके अलावा ये हमें इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देता है इंटरेक्शन के बारे में प्लांट्स के। अब जिस तरह डिफोरेस्टेशन या फिर एफोरेस्टेशन होती है। डिफोरेस्टेशन मतलब हम पौधे जो हैं वो दरख्तों को काट दिया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि ये जो दरख्त होते हैं ये बफर्स होते हैं, ठीक है। ये मतलब जिस तरह बफर होता है ना, रेजिस्ट करता है किसी चीज़ को, ये मतलब इन्वायरमेंट के बफर्स हैं, ये पोल्यूशन को रेजिस्ट करते हैं, उसे रोक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है इकोलॉजिकल रिलेशन, जो कि मतलब प्लांट्स का इन्वायरमेंट के साथ हो, उसके बारे में भी सिस्टमेटिक्स में स्टडी किया जाता है। अब इनमें से कुछ जो है रिलेशन, जैसा कि कंपटीशन होता है मुख्तलिफ पौधों की वैरायटीज़ के दरमियान, सर्वाइव वो करता है जो कि सबसे फिटेस्ट होता है। ग्रेजिंग, ठीक है। अब जिस तरह से मतलब जानवर घास खाते हैं तो वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और पैरासाइटिज़म, ठीक है, एक प्लांट दूसरे प्लांट पे भी बाज़-औक़ात पैरासाइट बनकर अटैक करता है। तो ये सारे, या फिर बाज़-औक़ात कुछ एनिमल्स या कुछ और क्रिएचर्स भी जो है प्लांट के ऊपर एज पैरासाइट स्टे करती हैं। तो इस तरह के इकोलॉजिकल रिलेशन भी हम स्टडी करते हैं। और जो प्लांट्स का रोल है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करने में, ठीक है, वो भी सिस्टमेटिक से पता चलता है। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को, मतलब ये जो हमारे जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, इसे कंजर्व कैसे करना है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये तो बहुत अहम है आजकल। और इसके अलावा ये हमें जेनेटिक्स की बेसिस भी बताता है। जो जेनेटिकल एनालिसिस है वो सिस्टमेटिक्स की बेस पे किया जाता है। मतलब हम जीनोमिक सीक्वेंस देखते हैं जैसे कि न्यूक्लियोटाइड का। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी प्लांट सिस्टमेटिक्स की बहुत अहमियत है। और जो हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, मतलब जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं, उसमें भी प्लांट सिस्टमेटिक्स की बहुत अहमियत है। ये हमें मुख्तलिफ पौधों की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का बताता है कि वो इकोनॉमिकली कितने इंपॉर्टेंट है। जैसा शुगर केन है, उसे हम दूसरे कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट करके, सेल करके जो है हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। राइस सेल होते हैं। तो ये प्लांट सिस्टमेटिक्स ही है जो कि हमें हर्बल मतलब जड़ी बूटियों वाली जो मेडिसिन होती है और एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस और अपनी इकोनॉमी का बताते हैं। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि सिस्टमेटिक्स से हम नई डिफरेंट स्पीशी को स्टडी कर सकते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन देख सकते हैं, उनके एवोल्यूशनरी ट्रेंड स्टडी कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इकोलॉजिकल रिलेशन स्टडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की अहमियत देखते हुए अपनी इकोलॉजी का पता लगा सकते हैं और नेमिंग का पता लगा सकते हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की कन्फ्यूजन बॉटनी स्टडी करते हुए दूर हो जाती है। और जेनेटिकल बेसिस भी इससे पता चलती हैं। और जो जियोलॉजिकल चेंजेस का एक पैटर्न होता है वो भी हमें सिस्टमेटिक से पता चल जाता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।